हेलो नमस्कार दोस्तों, एमएस फिजिक्स पॉइंट 1 में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से हाजिर हुआ हूँ क्लास 10th का 2011 के जो सब्जेक्टिव प्रश्न है फिजिक्स का, उसको लेके आया हूँ। तो आज मैं जो आप लोगों के बीच लेके आया हूँ वो सब्जेक्टिव प्रश्न है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये आपका 2011 में जो पूछा गया प्रश्न है बिहार बोर्ड में, उसको लेके आया हूँ। तो आज मैं इसका डिस्कस करूंगा और इसका आंसर भी आपको मिलेगा, आपके सामने में लिखा हुआ आंसर भी है, ठीक ना। तो आप लोग यदि वीडियो पूरा देखना चाहते हैं, यदि आप में यदि सीखने की इच्छा है तो आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए। और यदि लास्ट में वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा है, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं, लेकिन चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तो एक बलग में कॉपी कलम लेके बैठिएगा और आपका तैयारी जो है 2024 की ओर, जो जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए 2024 के लिए आपका जो है पिटारा खुल चुका है। तैयारी का इस चैनल पे जो है आपको विशेष प्रकार से 2024 में जितने भी एग्जाम बिहार बोर्ड में होने वाले हैं, 10th का और इंटर का, दोनों का, साइंस स्ट्रीम से, उसका पूरा संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा। तो इससे आप लोगों को जुड़ जाना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों को, और बेल आइकन भी कहता है उसको भी दबा लेना चाहिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले चल जाए। तो चलिए अब हम लोग आते हैं। ये आपका कब का पूछा हुआ है? तो ये आपका 2011 का है। 2011 का बिहार बोर्ड में पूछा हुआ सब्जेक्टिव प्रश्न है बाबू। ये आपका फिजिक्स का 2011 का कौन है? फिजिक्स का है। उसमें पहले आपका जो होता था वो आपका एक शिफ्ट में ही होता था। तो 2011 का है फिजिक्स PHYSICS फिजिक्स का आपका ये आज जो है सब्जेक्टिव लेके आए हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, कहता है बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो देखिए सबसे पहला नंबर आता है कि बायोगैस होता क्या है। बायोगैस क्या होता है? तो बायोगैस होता है जो हम लोग सड़े पदार्थों से जो जिस गैस की उत्पत्ति करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों से जो गैस की प्राप्ति होता है उसे हम बायोगैस कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ, इसके अलावा जो पेड़ पौधा के सड़ गल जाने से जो गैस की प्राप्ति होता है वो बायोगैस का भी मुख्य अवयव के अंतर्गत माना जाता है। तो देखिए बायोगैस का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? तो बायोगैस का मुख्य घटक आपका हो जाएगा मेथेन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा तथा हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। यदि हम मेथेन की बात करें तो इसका आपका रासायनिक सूत्र होता है CH4, मेथेन का CH4। कार्बन डाइऑक्साइड की यदि हम बात करें तो इसका CO2 होता है। हाइड्रोजन की बात करें तो H2 होता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो आपका H2S होता है। ये सभी प्रकार की गैसें जो होता है ये बायोगैस के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि हम इसमें विशेष प्रकार की चर्चा करें तो बायोगैस में जो मीथेन है, ये मीथेन यानी कि CH4 जो आपको दिख रहा है प्यारे बच्चे, इसी को हम लोग कहते हैं मार्स गैस। क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं। मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन को क्या कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं। यदि इसकी बात करें तो ये प्राप्त कहां से होता है? तो ये आपका जो प्राप्त होता है, आप लोग देखिएगा धान के खेत में जाते होंगे तो धान के खेत में भी धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो CH4 यानी मीथेन गैस निकलती है। यदि इसके और बात करें तो धान के खेत के अलावा आप लोग देखिएगा जब गाय भैंस जुगाली करती है, जुगाली मतलब होता है कि मुंह को लाड़ते रहते हैं, आप लोग देखिएगा उस समय गैस, गांव देहात में तो उसको कहते हैं पाज करना, ठीक ना, लेकिन किताबी लैंग्वेज में होता है कि जुगाली करना। तो गाय भैंस जो जुगाली करते तो उस समय जो गैस निकलता है वो आपका मीथेन गैस रहता है। तो देखिए गाय भैंस के जुगाली यानी गाय के जुगाली के समय, गाय भैंस के जुगाली के समय आपका कौन सा गैस निकलता है? तो आपका मीथेन गैस की प्राप्ति होता है। यदि हम मीथेन गैस की बात करें, मीथेन गैस में बंधन का यदि आप निर्माण करें तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिए होंगे। बंधन की यदि हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर आपका कैसा होता है? CH4 का स्ट्रक्चर आपका इस तरह से होता है। इस तरह से मीथेन का परमाणु संरचना है।
आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा, मीथेन का परमाणु संरचना इस प्रकार के होता है। ठीक, अब देखिए यदि हम CO2 की बात करें तो हमारे वायुमंडल में CO2 कितना है, तो 0.03% है। बहुत बार ये बताया गया और ये पूछा भी जाता है। यदि हम हाइड्रोजन गैस की बात करें तो हाइड्रोजन गैस यहाँ है। यदि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं, आवारा तत्व कहते हैं प्यारे बच्चे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी कलम में लिख लीजिएगा। यह प्रश्न पूछा गया 2011 में, फिजिक्स का ये प्रश्न। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा सा प्रश्न हम लगा लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, आपके सामने में आ गया। अगला प्रश्न आपके सामने में प्यारे बच्चे, और अगला प्रश्न क्या है तो आप देख रहे हैं। प्रश्न पूछा था कि विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए, यानी कि विद्युत बल्ब का एक चित्र बनाने के लिए बोला गया था। ठीक ना, तो आपके सामने में देख रहे हैं एक बल्ब बना हुआ है। ये आपका एक विद्युत बल्ब है। इस तरह से आपका एक विद्युत बल्ब का निर्माण हो चुका है और ये बल्ब में जो है इस तरह से आपका देख रहे हैं, ये एक बल्ब है और इसके अंदर ये जो बना हुआ है, ये अमेठा हुआ जो है, ये होता है आपका टंगस्टन का। ये क्या होता है, टंगस्टन का। ये लपेटा हुआ जो रहता है इस तरह से घुंघरा हुआ, ये आपका टंगस्टन के तंतु होता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। प्रश्न पूछता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट बने होते हैं, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट क्या चीज के बने होते हैं, तो फिलामेंट आपका टंगस्टन के बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट क्या चीज के बने होते हैं, टंगस्टन के बने होते हैं। टंगस्टन के बने होते हैं। क्या चीज के बने होते हैं, टंगस्टन के। यदि इसकी संकेत की बात करें तो टंगस्टन का संकेत आपका W होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे, W होता है। यदि हम बात करें और टंगस्टन के बारे में तो इसका गलनांक आपका 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि 2700 डिग्री सेल्सियस पर यह तप्त हो जाता है, श्वेत के जैसा हो जाता है। ठीक, तो देखिए ये जो लपेटा हुआ रहता है वो टंगस्टन होता है। इसी को कहते हैं फिलामेंट कहते हैं, टंगस्टन के तंतु। अब ये जो आप देख रहे हैं ये इस तरह से, ये आपका एक मोटा तार होता है, जबकि बाहर से ये जो आवरण आप देख रहे हैं ये आपका कांच का रहता है, यानी कांच लगा हुआ रहता है, शीशा रहता है। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ आधार होता है, बेस होता है। उसके बाद ये जो यहाँ दो गो इस तरह से आप देखते होंगे दो गो रहता है, इसको चालक के टर्मिनल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, चालक के टर्मिनल कहते हैं। दो गो पॉइंट निकला हुआ रहता है, तो ये चालक का टर्मिनल हो गया, ये बेस हो गया यानी आधार हो गया। ये आपका बाहरी परत जो रहता है ये बना हुआ रहता है कांच का, और कांच का इसके बाद जो है ये अंदर में जो एक तार है ये मोटा तार होता है। इसके बाद ये जो लपेटा हुआ रहता है वो टंगस्टन का फिलामेंट, टंगस्टन का रहता है तंतु, यानी कि वो फिलामेंट का रहता है। अब प्रश्न पूछता है क्या विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो विद्युत बल्ब में प्यारे बच्चे प्रश्न पूछता है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो विद्युत बल्ब में आपका अक्रिय गैस प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस, अक्रिय गैस। अब कहेगा अक्रिय गैस में कौन सी गैस, तो अक्रिय गैस में आपका आर्गन, AR से आर्गन होता है, आर्गन का प्रयोग करते हैं। इसकी परमाणु संख्या 18 होता है। यदि इसका द्रव्यमान की बात करें हम तो इसका द्रव्यमान 40 होता है। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस के रूप में। इसके साथ नाइट्रोजन का भी प्रयोग करते हैं। और यदि नाइट्रोजन की और बात करें तो फुटबॉल में कहेगा फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है, फुटबॉल में चिप्स पैकेट में ये सभी में आपका नाइट्रोजन गैस रहता है। कौन सा गैस रहता है, नाइट्रोजन गैस रहता है। तो ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग लिखते भी जाते होंगे और समझने की भी कोशिश कीजिएगा। आप लोग इसका फिगर बना लीजिएगा, 2 नंबर में ये प्रश्न पूछा गया था। और यदि हम और इसमें बात करें तो आप लोग देखते होंगे कि जब ये बल्ब को हम जलाते हैं तो नॉर्मली वो जल जाता है, लेकिन उसको हम फोड़ देते हैं उसके बाद जलाते हैं तो वो क्या होता है, तो तुरंत वो जलता है और तुरंत वो समाप्त हो जाता है, यानी कि फिलामेंट जल जाता है। तो टंगस्टन का फिलामेंट जल जाता है, क्यों, क्योंकि पहले अंदर में कांच के अंदर में अक्रिय गैस भरी हुई थी।
जिसके कारण वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती थी। लेकिन जब अक्रिय गैस को यानी बल्ब को फोड़ देते हैं तो अक्रिय गैस निकल जाती है और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बल्ब को यानी कि नष्ट कर देती है, यानी टंगस्टन को समाप्त कर देती है, जल जलाते हैं उसको। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इसका आप लोग चित्र का जो है डायग्राम बना लीजिएगा आप लोग कॉपी में और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चे। ये 2 नंबर आपका पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। यदि इसी में और बात करें थोड़ा सा तो और क्या पूछा जाता है, हीटर के बारे में पूछता है, हीटर के बारे में। हीटर क्या चीज के बने होते हैं? हीटर के तार होता है नाइक्रोम का। हीटर में किस तार का प्रयोग करते हैं? नाइक्रोम का। हीटर में किस तार का प्रयोग करते हैं? नाइक्रोम का। अब नाइक्रोम का करते ये किसका मिश्र धातु होता है? तो क्रोमियम और निकेल का बना होता है। नाइक्रोम जो होता है क्रोमियम और निकेल के मिलने से बनता है। नाइक्रोम का हीटर में प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि नाइक्रोम का प्रतिरोध उच्च होता है। प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है। तो आप लिख लीजिएगा नाइक्रोम में नाइक्रोम का प्रतिरोध प्लस प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों उच्च होता है प्यारे बच्चे। ये आप लोग लिख लीजिएगा, जितना भी पॉइंट बताया जा रहा है ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत काम आएगा। उसके बाद यदि और हम बात करें फ्यूज के बारे में, तो फ्यूज क्या चीज के बने होते हैं? तो फ्यूज टिन प्लस शीशा के बने होते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा। विद्युत बल्ब से आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब देखिए यदि हम थोड़ा सा और बात करें तो विद्युत फ्यूज की बात करें। विद्युत फ्यूज ये आपका टिन प्लस शीशा के बने होते हैं। टिन प्लस शीशा यानी कि शीशा Sn प्लस पीबी। अब विद्युत फ्यूज लगे होते हैं क्या चीज में? कौन क्रम में? तो श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। श्रेणी क्रम में विद्युत फ्यूज का प्रयोग श्रेणी क्रम में करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी, और यदि आ रही है तो आप लोग कॉपी में लिखते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि क्या आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और आप लोग कमेंट इस चैनल से जुड़े रहिए, आपका तैयारी बेहतर से बेहतर करा दिया जाएगा। इस पर आपको बहुत प्रकार के, जैसे कि आपके लिए इस चैनल पे क्या सुविधा मिलेगा, तो क्वेश्चन बैंक जितना भी 2011 से 2023 तक जितना भी प्रश्न पूछा गया है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव चैप्टर, ये आपका ईयर बाय ईयर टोटल बताया जाएगा। साथ ही साथ भारतीय भवन का पुस्तक का भी सॉल्यूशन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का कोशिश किया जाएगा कर देने का एग्जाम से पहले। उसके बाद न्यूमेरिकल भी कोशिश किया जाएगा कि आपको इस पर करा दिया जाए फिजिक्स का। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए बाबू, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे का प्रश्न हम लगा देते हैं, थोड़ा सा आगे का प्रश्न। हाँ देखिए, प्रश्न आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, हम थोड़ा सा इसको पढ़ देते हैं। प्रश्न आप लोग लिख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कांच के आयताकार सिल्ली में अपवर्तन। फिर से पढ़ते हैं, लिखिएगा आप लोग, कांच के आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के 2 किरणों का नामांकित चित्र खींचिए। यानी कि कांच का एक आयताकार सिल्ली लेंगे और उसके द्वारा अपवर्तन कैसे होगा उसके बारे में बोल रहा है बोलने के लिए। पहला प्रश्न आता है कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन और परावर्तन की घटना आप लोग पढ़े होंगे। अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम और परावर्तन के भी 2 नियम, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश, पहले हम बोल रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लिख लीजिएगा आप लोग। फिर से हम बोल रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर, देखिए जब प्रकाश की किरण ये प्रकाश की किरण आई और ये चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम, इस माध्यम में आया और इसी माध्यम में लौट जाती है तो ये घटना क्या कहलाता है? ये घटना आपका कहलाता है परावर्तन। क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। परावर्तन 2 प्रकार के घटित होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। आप लोग पढ़े होंगे, खुरदरा से होगा तो अनियमित और चिकनी सतह से होगा तो नियमित परावर्तन। अब इसके भी 2 नियम हैं, आप लोग पढ़े होंगे। अब हम लोग नियम से नहीं मतलब रखेंगे अभी, अब मतलब रखेंगे अपवर्तन, क्योंकि अपवर्तन के बारे में बताया गया। अपवर्तन कब होता है? चला, तो जब प्रकाश की किरण
ध्यान से सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल आप समझिए, देखिए ये एक आपका एक क्या है, ये एक आपका माध्यम को अलग करने वाले, यहां मान लेते हैं आपका विरल माध्यम है और ये आपका सघन माध्यम है। एक प्रकाश की किरणें आ रही है और ये माध्यम विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ आपका एक अविलंब होता है और ये माध्यम विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये अपने पथ से निकलना चाहिए इसको इस तरह सीधे, लेकिन ये इस तरह से मुड़ जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं प्यारे बच्चे? तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, अब इसमें समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब इसको अब मिटा देते हैं हम, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, आपको क्लास में भी बताया गया है। चलिए चित्र भी आप लोग देखिए। अब यहां देखिए एक कांच का सिल्ली ले लिए हैं, आयताकार है, ये आयताकार कांच का सिल्ली आपके पास है और ये आप देख रहे हैं ये एक माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। ये वायु है यानी कि विरल माध्यम और ये आपका कांच है यानी कि सघन माध्यम, कांच की सिल्ली है। तो देखिए जब आया वायु से कांच में जाएगा तो आपका क्या होगा? अपवर्तन की घटना हो जाएगा, माध्यम चेंज यानी कि अपवर्तन की घटना। तो देखिए प्यारे बच्चे, जब प्रकाश की किरण एक चिकनी सतह से टकराती है और माध्यम परिवर्तन करती है, यहाँ यह विलंब खींचा गया है। और एक बात और ध्यान रखिए, ध्यान से आप समझिएगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह विलंब की ओर झुक जाती है। फिर से हम बोलते हैं, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विलंब की ओर झुक जाती है। प्रश्न पूछा जाता है ये पॉइंट। दूसरा कंडीशन, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, अपोजिट कर दिए, सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो वह विलंब से दूर हट जाती है। अब समझिएगा और यहाँ कीजिए, ये प्रकाश की किरण विरल से सघन में आ रही है तो अविलंब में ये आपका अविलंब है, तो आप देख रहे हैं अविलंब की ओर ये झुक गई है। निकलना चाहिए इसको इस तरह से, लेकिन ये इस तरह से झुक गई है। फिर इसको आगे हम बढ़ा देते हैं और फिर यहां से बाहर निकालते हैं तो फिर इसमें अपवर्तन की घटना घटित होता है। तो देखिए अब ये अविलंब हो गया, फिर ये कांच यानी कि सघन से विरल में जा रहा है, तो आप देख रहे हैं अविलंब, ये अविलंब हुआ और अविलंब से ये दूर हट गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब जो दोबारा अपवर्तन के बाद जो प्रकाश की किरणें मुड़ी बाहर निकली, उसी को हम कहते हैं निर्गत किरण। क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण। तो ये आपका हो गया क्या, कौन सी किरण? निर्गत किरण। और ये जो आने वाले प्रकाश की किरणें हैं ये आपका आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण है। और ये आपका अभिलंब है, अभिलंब है। यहां यदि हम बात करें ये किरण की जो पहले माध्यम में मुड़ी है, इसको हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण आप लोगों को क्लास में पूरा अच्छा से इसके बारे में बताया गया था प्यारे बच्चे। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। और आपका ये टॉपिक खत्म हो गया, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उम्मीद करते हैं ले लिए होंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। थोड़ा सा अगला प्रश्न हम पहले लगा देते हैं आपके स्क्रीन के सामने, तो थोड़ा सा आप लोग एक सेकेंड वेट कीजिएगा। चलिए आपके सामने आ गया। अब देखिए प्यारे बच्चे, ये आपका 5 नंबर में पूछा गया है प्रश्न। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा कट रहा होगा, हम बोल देते हैं प्रश्न को, आप लोग प्रश्न लिखिएगा। प्रश्न क्या कहता चला? कहता है एसआई मात्रक के साथ लिखने जाना है, एसआई मात्रक के साथ विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध को परिभाषित करें। इनमें संबंध नियमों की व्याख्या के साथ स्थापित करें। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं। कहता है एसआई मात्रक के साथ विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध को परिभाषित करें। उसके बाद तो आगे आपको दिख रहा होगा, और इनमें संबंध नियमों की व्याख्या करें। अब देखिए पहला कहता है विद्युत धारा को परिभाषित करें। तो एक सिंपल सा डिफिनेशन होता है, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एक और दूसरा प्रश्न यदि हम निकालें
तो Q बराबर होता है फॉर्मूला I बटे T, तो हम I बराबर यानी विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं, तो I बराबर हम लिख सकते हैं Q बटा T। अब फॉर्मूला से हम इसका डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि इसको हम लोग प्रति कहते हैं या तो इकाई कहते हैं। तो इकाई समय में किसी चालक पदार्थ से प्रवाहित होने वाले आवेश, देखिए इकाई समय में इसको प्रति एकांक पढ़ते हैं या इकाई पढ़ते हैं, प्रति एकांक या इकाई। ठीक बाबू, आप लोग को इसका लॉजिक भी बताया गया है कि Q बटा T है, मान लीजिए कि I बराबर Q बटा T है प्यारे बच्चे, तो इसको लकवा मारेगा तो Q बटे T इस तरह से हो जाएगा। तो इसको 1 नंबर में पढ़ते हैं प्रति एकांक, इसको 2 नंबर में ये समय है और ये आवेश है, ये 3 नंबर में। तो प्रति एकांक समय में चालक पदार्थ में प्रवाहित आवेश का परिमाण विद्युत धारा कहलाता है। यहाँ डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग डेफिनेशन आपके सामने में लिखा हुआ, घबराना नहीं है, आपको जैसे याद है डेफिनेशन वैसे ही याद रखना है। देखिए विद्युत धारा इकाई समय में किसी चालक पदार्थ से प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल डिफिनेशन है। दूसरा, अब विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चे, तो एम्पियर होता है। यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें, विद्युत धारा कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। इसके अलावा विद्युत धारा कैसी राशि है, तो मूल राशि है। कैसी राशि है, तो मूल राशि है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है और विद्युत धारा एक मूल राशि होती है। विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला यानी I बराबर होता है Q बटा T, यानी कि आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। विद्युत धारा कैसा मात्रक एम्पियर होता है। ठीक, तो इसका आप लोग ये वाला लिख लीजिएगा, ठीक ना, जितना पॉइंट बताया गया। अब दूसरा पॉइंट आता है विभवांतर किसे कहते हैं। तो देखिए सिंपल डेफिनेशन है, दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन आपके यहाँ लिखा हुआ है, कहता है विभवांतर एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इस तरह विभवांतर दो बिंदुओं के बीच विभवों का अंतर होता है, इसका ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। यानी विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर कैसी राशि है, तो विभवांतर भी एक अदिश राशि है। विभवांतर भी कैसी राशि है, अदिश राशि है। आपको सिंपल बोलना है, दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चे, चलिए अब यदि हम बात करें विभवांतर कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। इसके अलावा यदि विभव की बात करें, विभव एक बार कभी कभी पूछता है विभव, तो विभव का ऐसा मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट होता है। और विभव बराबर फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर W बटा Q होता है, यानी कि कार्य बटा आवेश होता है। आप लोग लिख लीजिएगा, विभव विद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए कॉपी में और इसको रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा और याद कीजिएगा। उसके बाद जब भी एग्जाम हॉल में आप उतरिएगा तो बाबू तहलका मचा के आना है। चलिए आप लोग से फिर तो हम मिलवे करेंगे एग्जाम के बाद, क्योंकि बताएंगे कि देखिए ये सब प्रश्न पूछा है कि नहीं पूछा है, तो आप उस समय नहीं पछताइएगा। इस बात को आप ध्यान रखिए, इसलिए आप लोग जुड़ जाइए। ये नहीं कि परीक्षा निकल गया, परीक्षा के समय भने जुड़ जाते हैं, ठीक ना। इसलिए अभी से जुड़ जाइए, तैयारी कीजिए, अपना तैयारी को बेहतर से बेहतर होने के करने के प्रयास कीजिए हमेशा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अभी और बोल रहा प्रतिरोध बोल रहा, प्रतिरोध को परिभाषित करें तो प्रतिरोध किसे कहते हैं। सिंपल डिफिनेशन है, विद्युत धारा का विरोध करने वाले कारक प्रतिरोध कहलाता है। विद्युत धारा के विरोध करने वाले कारक क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसको लिख देते हैं थोड़ा सा, यहां देखिए लिख देते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं, डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, विद्युत धारा का विरोध करने वाले कारक प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, ओम होता है। इसको तुर्की टोपी से सूचित करते हैं और यह भी एक अदिश राशि आपका। कैसी राशि है प्यारे बच्चे, अदिश राशि है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे लगाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। ठीक, थोड़ा सा प्रश्न को हम चेंज करते हैं। चलिए प्यारे बच्चे, आ गया, आगे तो लिखा हुआ है, देखिए
इसमें देखिए आगे आपका आ जाता है, कहता प्रतिरोध, कहता किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक ओम होता है और यह एक अदिश राशि है। उसके बाद कहता तीनों के बीच संबंध, तो ओम के नियम आप पढ़े हैं। ओम का नियम क्या कहता है, हम लोग बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ओम का नियम यहाँ भी लिखा हुआ है, इसे हम विस्तार में बोल देते हैं जैसे क्लास में आपको बताएं। ओम का नियम, तो सर साइमन नामक वैज्ञानिक ने 1828 ईस्वी में विद्युत किसी चालक पदार्थ में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उनके बीच आरोपित विभवांतर के बीच नियम दिया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। अब इतना तो ये इंट्रोडक्शन है, फिर से हम बोल देते हैं, क्या बोले हैं कि सन 1828 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन कहते हैं, साइमन नामक वैज्ञानिक ने 1828 ईस्वी में विद्युत धारा किसी चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा तथा उनके दोनों सिरों पर आरोपित विभवांतर के बीच संबंध दिया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। अब इस नियम के अनुसार क्या बताया गया, आप नियम लिखिएगा, वो तो इंट्रोडक्शन था, नियम लिखिएगा। इस नियम के अनुसार यह बताया गया है कि यदि हम किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्था को परिवर्तित रखा जाए, इस नियम के अनुसार यह बताया गया है कि किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब इत्यादि को अपरिवर्तित रखा जाए तो चालक पदार्थ के दोनों सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I होता है। छोटा सा एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे बाबू ये मान लेते हैं एक चालक पदार्थ है। नियम के अनुसार कहता है कि किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्था को परिवर्तित रखा जाए तो उनके दोनों सिरों पर आरोपित विभवांतर, दोनों सिरों पर आरोपित विभवांतर, मान लीजिए विभवांतर V1 V2 है, V1 और V2 है, आरोपित विभवांतर उनमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता। तो आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के समानुपाती होता, इसलिए ये आ जाता है आपका V समानुपाती I, और समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कांस्टेंट आता है जिसे R कहते हैं, और हो जाता है V बराबर I R इंटू I, और यही आपका ओम का नियम का व्यंजक है। जहां आपका V क्या है तो विभवांतर है, R क्या है तो प्रतिरोध है, और I क्या है तो विद्युत धारा है। तीनों के बारे में आपको बड़ी अच्छा से पता है। एक बार फिर से हम इसका नियम बोल देते हैं। इस नियम के अनुसार यह बताया गया है कि यदि किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्था को परिवर्तित रखा जाए तो चालक के दोनों सिरों पर आरोपित विभवांतर, अरे चालक के दोनों सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के समानुपाती होता, अर्थात V समानुपाती I। चला समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब फिर ये आ गया, इसमें देखिए व्याख्या क्या हुआ, यदि हम किसी परिपथ में जैसे जैसे सेलों की संख्या, अच्छा देखिए इस तरह से इसमें लिखा हुआ है, सिंपल है, यदि हम कोई भी परिपथ में सेल की संख्या बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा, वही लिखा हुआ। जैसे जैसे सेलों की संख्या बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसमें प्रवाहित होने वाले धारा का मान भी बढ़ते जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि जिस अनुपात में विभवांतर बदलता है उसी अनुपात में धारा भी बदलता है। आप लोग ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। इसके अलावा ओम का नियम का भी व्याख्या आप कर सकते हैं, ओम का नियम आपको बता दिया गया अभी तुरंत। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, हम लगा देते हैं थोड़ा सा। चलिए आ गया है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है ओम के नियम में किसका मान अचर होता है। अचर होता मतलब नहीं बदलता है। तो देखिए ओम के नियम में भी समानुपाती I आता है, भी बराबर I इंटू, यानी कि भी बराबर समानुपाती का चिन्ह आता है, आपको पता है। एक बराबर के साथ कांस्टेंट वैल्यू आता है, कांस्टेंट वैल्यू R आता है, R इंटू I। तो ये आपका जो होता है ये नियतांक होता है, यानी कि ये अचर होता है। तो ओम के नियम में कौन अचर होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, चला प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और दोस्त को शेयर करो, और कमेंट करो कि कैसन लग रहा है वीडियो। अच्छा लग रहा है तो फिर अगला पार्ट लाएंगे, ठीक ना। बड़ी मेहनत लगता है। चला आप लोग देख ही रहे होंगे कि पसीना भी चल रहा है, ठंडी के दिन में गर्मी जैसा पसीना चल रहा है, ठीक।
तो आप लोगों को जो है इसका ये समझ में आ गया होगा। लाइक कर लीजिएगा आप लोग, चैनल को ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा थोड़ा सा। ये देखिए V बराबर R इंटू आई हो गया है, तो R आपका क्या है, प्रतिरोध है, ये अचर राशि, इसका मान नहीं बदलता, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर प्रतिरोध हो जाएगा। प्रश्न क्या है आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, हम बोल देते हैं ओम के नियम में किसका मान अचर होता है, ठीक, प्रतिरोध। दूसरा है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। यदि हम बात करें, इसको मिटा देते हैं, यदि हम बात करें प्यारे बच्चे, यदि हम बात करें और क्या शक्ति, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट हो गया है। विद्युत ऊर्जा की बात करें, विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक, विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा होता है। यदि 1 किलोवाट घंटा की हम बात करें, 1 किलोवाट घंटा की बात करें तो 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है। 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल 1 किलोवाट घंटा बराबर। इसी को हम लोग कहते हैं 1 यूनिट भी कहते हैं, 1 यूनिट भी कहते हैं। यदि हम बात करें 1 किलोवाट बराबर, तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। यदि हम बात करें 1 HP बराबर, एक हॉर्स, HP मतलब हॉर्स पावर, 1 HP बराबर यानी कि 1 शक्ति बराबर 746 वाट होता है। ये शक्ति का व्यवहारिक मात्रक होता है, अशुशक्ति, शक्ति का व्यवहारिक मात्रक अशुशक्ति होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न एक और है। चलिए अगला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो देखिए मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, जबकि यदि हम दूर बिंदु कहेंगे, दूर बिंदु, मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु यानी दूरस्थ बिंदु, तो अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। तो इस प्रकार से आपका जो है 2011 का फिजिक्स का टोटल प्रश्न समाप्त हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है, कॉपी में आप लोग लिख लिए हैं, तो इसका आप लोग रिवीजन करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आज यहीं तक रहने देते हैं प्यारे बच्चे, आज की करवाएं तक। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।